हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं जानता हूँ आप सबके मन में क्या सवाल चल रहा है कि सर हमने कोशिश कर ली, पर अब तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि री नीट नहीं होने वाला है, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। पर हमारा क्या, इस बार हमारी रैंक जो इतनी बड़ी आ गई है, हमें कॉलेज नहीं मिलेगा तो हमें फिर से तैयारी कर रहे हैं। पर 2025 में क्या होने जा रहा है, ये आप हमें बताइए। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं कि 25 में क्या चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, एनटी उनको बता देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें मेरे को लगता है कि हम जब हम इंश्योर हो सकते हैं कि शायद ये चीज़ें होंगी, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या हो जाएगा, मतलब अब हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या चेंज करें, पिछले साल से अब वो क्या लग रहा है 2025 में क्या डिफरेंट होने वाला है। तो ज़रा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। मतलब कि क्या कोई लोअर एज लिमिट में चेंज आने वाला है? तो भाई नहीं आने वाला। ये पहले 17 साल थी, अभी भी 17 साल रहेगी। 17 साल कैसे काउंट होता है आपके पास कि सर बच्चा इस तारीख दिसंबर 31 2025 तक उसकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। तो लोअर एज लिमिट एग्जैक्टली वही रहेगी, इसमें कोई चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, एज इट इज चलने वाला है। इस बार बहुत बात हुई अपर एज लिमिट की कि सर नीट में इतने सारे बच्चे हो गए हैं, बिकॉज नीट में कोई कट ऑफ एज नहीं है। आप बच्चा कभी भी दे सकता है, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के बाद भी बच्चा दे रहा है पेपर। तो क्या नीट के अंदर ऐसा आने वाला है कि एक अपर एज लिमिट आ जाएगी, हम तैयारी करें भी कि ना करें? तो देखो यार, अपर एज लिमिट अभी नहीं आएगी, ठीक है। और आएगी तो ना कुछ साल का नोटिस रहेगा इसके अंदर, ये अचानक से नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कल से डिसाइड हो जाए कि यार जो बच्चा 24 साल का है उससे ऊपर कोई बच्चा दे नहीं सकता। अपर एज लिमिट अभी नहीं है, और 2025 में भी इसके होने का कोई चांस नहीं है। एटलीस्ट जब भी ऐसा कोई चेंज आएगा तो एनटीए जो भी गवर्निंग बॉडी होगी उस टाइम पर वो कुछ साल का नोटिस तो देगी, एटलीस्ट एक साल पहले तो बताएगी कि हम ऐसा एज लिमिट करने जा रहे हैं कि किसी बच्चे का लॉस ना हो। अटेम्प्ट लिमिट हो सकता है सर क्या, कि यार 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे जेई में है कि 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं या 5 अटेम्प्ट हो जाए। अगर अटेम्प्ट लिमिट आता है तो इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं होगा कि सीधे बोल देगा कि अरे 2 ही साल 2 ही बार दे सकते हो और आपके तो 2 बार हो चुके तो भैया आप नहीं दे सकते। अगर अटेम्प्ट लिमिट आएगा, मान लो ऐसा आता है कि सर आप 5 बार मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, तो भी 2025 का अटेम्प्ट पहला गिना जाएगा। ऐसी नोटिस आते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा बोलेगा कि अचानक से कि मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट हैं और जिन बच्चों के 4 अटेम्प्ट हो गए अब वो नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा कुछ आता भी है कि आप भाई मैक्सिमम 5 बार दे सकते हो, तो उसका तरीका ये होगा कि 2025 वाला जो है वो पहला अटेम्प्ट माना जाएगा। मतलब कि अगर इसमें एज अपर लिमिट आ भी गई कि सर 5 बार ही दे सकता है, तो 2025 पहला होगा, चाहे इससे पहले वो कितनी बार भी एग्जाम दे रखा हो, 2025 को फर्स्ट काउंट करा जाएगा। तो इससे हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अपर लिमिट नहीं आने वाली ऐसे कि आपके पास लिमिटेड काउंट आ जाए कि अचानक से कि 4 काउंट है और 4 काउंट खत्म हो जाए हमारे पास। तो भाई 2025 अगर अटेम्प्ट लिमिट आता भी है तो ये आपका पहला अटेम्प्ट माना जाने वाला है। सर क्लास 12th के मार्क्स, इनका क्या क्या इसका क्राइटेरिया चेंज हो सकता है? तो अगेन यार ये चेंज होगा तो पहले से आपको बताया जाएगा। 2025 के लिए डरने की कोई बात नहीं है। 2025 के लिए क्राइटेरिया एज इट इज रहने वाला है। अभी हमें रिक्वायर्ड है 50%, वो सेम रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना रहता है ये 50%, ओबीसी एस सी एस टी में थोड़ा रिलैक्सेशन है 45%, और पी सॉरी 40%, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितना है ये 45%। ये सारी जानकारी मैंने एक पीडब्ल्यू के लिंक से उठाई है, तो आप भी इस लिंक पे जाके चीज देख भी सकते हो। वैसा आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर ही दिया होगा। तो सर ये रहे मेन मेन पॉइंट्स हमारे पास एलिजिबिलिटी के अंदर, कि सर हम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। आई थिंक इसके सारे डाउट्स आप क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सर जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे कोई सवाल आएगा कि नहीं आएगा, नए टॉपिक्स जो ऐड हो गए उनको कैसे पढ़ना है। तो मैंने कई देखा ना कि कई लोगों ने लिस्ट पूरी देखी,
कि पहले ये लिस्ट थी अब ये लिस्ट है, पीडीएफ में 50-100 पॉइंट दे रखे हैं और अब ये 4 पॉइंट नहीं है तो ये कोर्स से डिलीट हो गया। ऐसे मत जाओ। मान लो मैं काइनेमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन ना लिखूं, मैंने नहीं लिखा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, तो क्या बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फिजिक्स हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो ना बहुत क्यूरेट, आपको बहुत ना ढंग से सोचना पड़ेगा कि यार अगर ये नहीं लिखा है, कहीं ये टॉपिक किसी और टॉपिक का सब टॉपिक तो नहीं है कि इंक्लूड हो पहले से। तो मैं बोलता हूँ बेस्ट रिसोर्स क्या रहेगा, आप नेट पे जाओ, सर्च करो नीट 2024 डिलीटेड पोर्शन पीडब्ल्यू, आगे पीडब्ल्यू जरूर लगाना है। तो क्या करा ना पीडब्ल्यू ने, क्या करा, ढंग से पढ़ा कोर्स को, अच्छे से हमने देखा उस चीज को कि यार ये टॉपिक एनटीए कह रहा है डिलीट हो गए, पर इनमें से ये कुछ टॉपिक तो शायद कहीं और से रिलेटेड है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो इवन दो एनटीए के आपके पास पीडीएफ के अंदर कई सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हुए हैं, पर हमने उसमें से कुछ कुछ मेन चूज करे हैं कि यार ये तो पक्की बात है यार, ये डिलीटेड अगर है तो गारंटी डिलीटेड है, बिकॉज किसी का ये सब टॉपिक नहीं बन सकता। तो नीट में जो पोर्शन डिलीटेड है, तो बेस्ट रिसोर्स आपके लिए क्या रहेगा, आप पीडब्ल्यू की इस वेबसाइट पे जाओ जो मैं लिंक दिखा रखा हूं, और अगर आप लिंक नहीं नोट कर पा रहे तो सिंपल सा गूगल सर्च कर लो पीडब्ल्यू डिलीटेड टॉपिक्स फॉर नीट, अपने आप जो लिंक आएगा आप उस पे जाओ, उस पे भरोसा करो, वो एकदम सही लिखा हुआ है वहां पर। सर एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करे, ओल्ड यूज कर सकते हैं कि न्यू? तो आई थिंक ये तो हमें कोर्ट ने बता ही दिया है आपके पास कि यार अगर आपके पास कहीं डिस्प्यूट होता है, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई फैक्ट है जो डिफरेंट है, ओल्ड में अलग लिखा है न्यू में अलग लिखा है, तो ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मानी जाएगी, न्यू एनसीईआरटी मानी जाएगी। तो भाई न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। मेनली ये चीज शायद से बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए ज्यादा है, जो कि फिजिक्स के लिए तो आपको वैसे भी अप्लाइड क्वेश्चंस और सॉल्व करने ही पड़ते हैं, पर हाँ बाकियों के लिए ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मान जाएगी, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना रहेगा। अगर कहीं कुछ चेंज आ रखा है, लेट्स से पहले ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और लिखा था, न्यू में कुछ और लिखा है, तो न्यू एनसीईआरटी सही है, ओल्ड एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो वही मैं लिखा हुआ है कि आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है, सिलेबस के लिए न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। डिलीटेड पोर्शन जानना है तो पीडब्ल्यू की वेबसाइट यूज करो, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आप छोड़ के जा सकते हो। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सर? इस बार बड़ा हल्ला हुआ कि सर एग्जाम ऐसा आ गया, ऐसा इतना इजी आ गया, बच्चों की रैंक इतनी इन्फ्लेट हो गई, और सही में एग्जाम थोड़ा ज्यादा आसान आ गया था। और जब पेपर इतना आसान आता है ना, तो अच्छे बच्चों के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि अब एग्जाम लक बेस्ड हो जाता है काफी। अब वो ये जज ही नहीं कर पाता कि भाई अच्छा बच्चा कौन है और एवरेज बच्चा कौन है, अब तो रहता है किस्मत की बात है किसका वो दिन अच्छा चला जाए। तो इतना इस बार जब शोर हुआ तो मेरे को लगता है शायद से नेक्स्ट ईयर एग्जाम थोड़ा अच्छा आएगा, और एनटीए की जितनी कमियां पाई गई हैं, मेरे को लगता है कि हो सकता है एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में हो। जो पहला पार्ट हो शायद से वो एनटीए कंडक्ट कराए जैसे इस बार कराया था, पर उसके जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जैसे जेई में होता है कि जो टॉप 2 लाख बच्चा है उसका अलग से एग्जाम फिर से होता है जे एडवांस, तो हो सकता है कुछ ऐसा ही पैटर्न अपनाया जाए कि जो टॉप के बच्चे हैं उनका एक फिर से एग्जाम हो जिसकी रैंक पर एक्चुअल बेसिस आपको कॉलेज मिले। पहला एग्जाम इस तरीके के लिए कि भैया कौन सा बच्चा एलिजिबल है अगले एग्जाम में बैठने के लिए, और अगला एग्जाम असली रैंक डिसाइड करे आपकी। ऐसा हो सकता है सिस्टम फॉलो करा जाए, और इसमें अभी क्लैरिटी आना बाकी है। वैसे बहुत चांस है कि शायद पहला पेपर एनटीए कराएगा और दूसरा पेपर किसी और बॉडी को दे, लाइक एम्स को दे सकता है, सीबीएसई को दे सकता है, कि वो उन बच्चों का जो एनटीए ने सिलेक्ट कर दिए उन बच्चों का एक और दूसरा पेपर करा ले। इससे बहुत फायदा होने वाला है, किसी भी तरह का घपला बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। आपके पास वो जो चीजें इतनी भाई पेपर लीक की बातें आती हैं, सॉल्वर की बात आती है, थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर 2 पेपर करने हैं तो आपको वो सेम स्कैम 2 बार करना पड़ जाएगा। तो आई थिंक एनटीए ऐसा जा सकता है इस बार कि वो 2 पेपर कंडक्ट कराए। पेपर ऑनलाइन होगा या पेन पेपर बेस्ड होगा? सब पेपर ऑनलाइन मोड में होगा जैसा जेई में होता है, या आपके पास पेन पेपर बेस्ड होना चाहिए?
तो यार देखो, मेरे को नहीं लगता कि हमारे पास 27 लाख बच्चा को ऑनलाइन एग्जाम करने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एग्जाम अगेन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, और जो दिक्कतें शायद जेई मेंस में आती हैं वो दिक्कतें भी नीट में जो भी नहीं है, वो नई दिक्कतें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि 27 लाख बच्चों का पेपर ऐसा करना पॉसिबल भी है कि नहीं, बट आई एम श्योर कि शायद 27 लाख बच्चों का पेपर ऑनलाइन मोड में तो नहीं होने वाला। अभी पहले तो पेन पेपर बेस्ड ही होगा। उसकी एक और वजह यह भी है कि नीट का एग्जाम बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे भी देते हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी चलाया नहीं होता। आप शायद पीडब्ल्यू के सिलेक्टेड बच्चे कई सारे देखे भी होंगे कि यार उनके पास शायद 2000 रुपए फीस भरने के लिए भी नहीं थे। तो वो बच्चे अब लैपटॉप पे क्या आंसर कर पाएंगे, डेस्कटॉप पे अपना आंसर क्लिक कर पाएंगे? तो आई थिंक क्योंकि नीट में ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में बैठते हैं, तो नीट का पेपर ऑनलाइन मोड में तो नहीं जाएगा, वो पेन पेपर बेस्ड ही रहेगा। बिकॉज 27 लाख बच्चों के लिए ऐसा ऑनलाइन एग्जाम करा पाना बहुत मुश्किल टास्क है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होने वाला। डिफिकल्टी लेवल सबसे मेन पॉइंट है। डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा? क्या पेपर अब बहुत टफ हो जाएगा, या ऐसा जैसे इजी आ रहा है वैसे चलता रहेगा? तो इसके लिए मैं काफी श्योर हूं कि पेपर का लेवल तो इंक्रीज करना चाहिए, और होगा इस बार थोड़ा सा। क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की एक वजह यह भी है कि पेपर का लेवल ही बहुत आसान था। तो बहुत चांसेस हैं कि पेपर का लेवल इंक्रीज करा जाएगा, पर उससे डरने की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पेपर का लेवल इंक्रीज होगा तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा। जिस बच्चे ने मेहनत करी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस बच्चे ने मेहनत करी वो ज्यादा नंबर लेकर आएगा, जिसने कम करी वो कम नंबर लेकर आएगा। तो आई डेफिनेटली फील की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा। तो पेपर माइट बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर पेपर्स। नेक्स्ट सर, नीट 2025 की तैयारी कहां से करें? ऑनलाइन मोड में करें कि ऑफलाइन मोड में करें? तो यार देखो, ऑनलाइन के अपने फायदे हैं, ऑफलाइन के अपने फायदे हैं। ऑफलाइन में आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, आई कांटेक्ट मेंटेन होता है, आपको कुछ पूछना है तुरंत पूछ सकते हो, टीचर आंसर बता सकता है, कभी कोई गाइडेंस या आप वन ऑन वन बात कर सकते हो। तो ऑफलाइन मोड के बहुत फायदे हैं। ऑनलाइन मोड भी बहुत अच्छा है। मान लो एक बच्चा है जिससे अब आता है सब कुछ, 630 620 आ रहे हैं, अब उसको पूरा पढ़ना ही नहीं है। अब उसको सिर्फ अपना कोई एक टॉपिक है दिख रहा है कि वो दिक्कत दे रहा है, अब साल भर ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के बजाय अब उसके 620 आ ही रहे हैं, उससे पता है मेरे को बस 30-40 नंबर और चाहिए, मेरा निकल जाएगा। आई थिंक उसके लिए शायद ऑनलाइन बेटर है। पर जो बच्चा अभी 630 नंबर पे नहीं पहुंचा, अभी 550 के अराउंड है, 450 के राउंड है, 450 के राउंड है, 520 नंबर लेकर आया हुआ है, शायद उसको भी काफी जगह लैग्स हैं। उसको भी अभी नहीं पता होगा कि उसे क्या क्या टॉपिक वीक हैं, या क्या क्या चीजें उसे गलत पता है, नहीं पता है। उन बच्चों के लिए आई थिंक ऑफलाइन मोड बेटर होगा। पर हाँ, यहां मैं ये लिख रहा हूं कि बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छे मैटर हैं। ये आपको खुद सोचना होगा कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि केस टू केस से फर्क पड़ेगा। हो सकता है किसी एक बच्चे के लिए ऑनलाइन बेटर हो, और हो सकता है किसी दूसरे बच्चे के लिए ऑफलाइन बेटर हो। तो इनमें कौन बेटर है वो आपको सोचना रहेगा। सर कहां से पढ़ें? तो भाई एजुकेशन का सबसे बड़ा किंग आज की डेट में, एजुकेशन को जो ग्रोथ को पुश कर रहा है, आगे ले जाकर जा रहा है, तो उसी का नाम है पीडब्ल्यू। चाहे आपको ऑनलाइन आना हो तो पीडब्ल्यू के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन बैचेस हैं। ऑफलाइन आना हो, अब विद्यापीठ मॉडल है, पाठशाला है, जो आपके सबसे क्लोजेस्ट हो आप वहां जा सकते हो। अभी हमारा विद्यापीठ हरियाणा की बात करें तो रोहतक में है, हिसार में है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, दोनों के लिए आप पीडब्ल्यू को यूज कर सकते हो। सर जो फीस है विद्यापीठ मॉडल की, क्या हमारे पास स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है? अगर हमें तैयारी करनी तो हमें फीस थोड़ी कम हो सकती है। तो बच्चों एक जानकारी मैं आपको एडिशनल देने वाला हूं कि पीडब्ल्यू एनसैट वापस आ गया है। लास्ट ईयर हमने 250 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटी थी, और इस बार भी हम इससे भी ज्यादा स्कॉलरशिप बांटने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये स्कॉलरशिप उनके लिए है जो बच्चा डिजर्व कर रहा होगा, अच्छे से पेपर देने वाला होगा। तो जल्द ही आपको यूट्यूब पे, पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे पीडब्ल्यू एनसैट की पूरी जानकारी मिलने वाली है।
हर वो बच्चा जो नीट की 2025 या 26 की तैयारी करना चाहता है, अभी जिस क्लास के अंदर है वो एक बार ऑनलाइन जरूर जाए और पता करे वो PW एंड सैट कैसे दे सकता है। आई थिंक मैंने काफी हद तक आपके क्वेश्चंस को बता दिया होगा, जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर मेरे को लगता है कुछ और मेरे को क्लियर करने की जरूरत है तो मैं आता रहूंगा।